नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हमने इकोलॉजी में अभी तक 19 लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो आपके मानव जयमंडल होता है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम के लिए कहाँ कहाँ से कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, 1972 के अधिनियम में क्या दिया गया है, 1972 का जो संशोधन हुआ 2002 में उसको क्या जोड़ा गया उसमें, उन सारी बातों पर हमने थोड़ा डिटेल में लेक्चर लिया और 25 से 26 मिनट की वो वीडियो बनी होगी। ये हमारा 20वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे स्वास्थ्य संरक्षण में। सबसे पहले मैंने बोला था आपसे कि हम लोग थोड़ा इंग्लिश में ये बात जानेंगे, हिंदी में बोल दूंगा मैं, लेकिन इंग्लिश में भी इन वर्डों को हम यूज करेंगे क्योंकि क्या है कि कन्फ्यूजन ना रह जाए। आइए, समुदाय आगार की बात कर रहे हैं तो समुदाय आगार की बात हम अगर करें तो समुदाय आगार की बात करेंगे जिसको हम कम्युनिटी रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, समुदाय आरक्षित, रिजर्व मतलब आरक्षित, आगार बोलो या फिर नहीं समझ में आ रहा तो आरक्षित बोलो, सामुदायिक आरक्षित। तो उसमें क्या है कि WPA मैंने बताया था इसके पहले लेक्चर में, लेकिन फिर बता दे रहा हूँ। WPA का मतलब होता है वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संशोधन 2002 के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो किसी व्यक्ति या संस्थान के स्वामित्व में है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्षेत्र जो किसी व्यक्ति और संस्थान के स्वामित्व में है एवं राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य संरक्षण आरक्षित के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये भी याद रखिएगा, वो ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य और संरक्षण आरक्षित आगार के अंतर्गत शामिल नहीं है। राज्य सरकार उसे जीव जंतुओं व समुदाय के संरक्षण हेतु समुदाय के संरक्षण या समुदाय के आरक्षित घोषित कर सकती है। याद रखिए कि किसके अंतर्गत नहीं आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, वन जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। अगर और किसके अंतर्गत हो, व्यक्ति के अंतर्गत हो, संस्था के अंतर्गत हो, तो राज्य सरकार को यह अधिकार है कि उसको वो कम्युनिटी रिजर्व, सामुदायिक आगार या आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है। आगे आ जाइए, सामुदायिक आरक्षित आगार वन्यजीव एवं वनस्पतियों के साथ साथ मानवीय या मानव मूल्यों, परंपराओं, संस्कृति की भी सुरक्षा एवं संवर्धन करते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है? संरक्षण आरक्षित की बात कर रहे हैं हमने, समुदाय आरक्षित की बात कर लिए, संरक्षण आगार या संरक्षण रिजर्व की बात हम करेंगे। संरक्षण आगार में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत वह भू क्षेत्र है, मतलब यहां भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्य, यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बार बार इसलिए हेडलाइन कर रहा हूं, हेडलाइन में उसको ला रहा हूं और इसलिए ला रहा हूं कि वो जो कंफ्यूजन होता है कि केंद्र सरकार ने किया होगा वो मत रह जाए। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत वह भू क्षेत्र है जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य से संलग्न होता है तथा जो राज्य सरकार स्थानिक समुदाय से विचार विमर्श करने के बाद दृश्य भूमियों, समुद्र जीवों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के रिजर्व के रूप में घोषित करती है। इसी प्रकार से इस क्षेत्र का प्रबंधन हम लोग संरक्षण आगार या कंजर्वेशन रिजर्व के विषय में पढ़ रहे थे। हमने फर्स्ट पॉइंट देखा है, सेकंड पॉइंट में हमें ये देखना है कि इस क्षेत्र का प्रबंधन संरक्षण रिजर्व प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। यहाँ स्थानिक समुदाय को बिना प्रभावित किए समिति गतिविधियां अनुमानित होती हैं। तिरुवनवेली तमिलनाडु में भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। ठीक है, अब अगर आगे आ जाइए, हम देखते हैं कि पवित्र उपवन क्या होते हैं। क्या पवित्र उपवन क्या होते हैं? IUCN के अनुसार पवित्र उपवन प्रकृति की आराधना का एक रूप है। इसके अंतर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक व प्राकृतिक महत्व के वनीय वनस्पतियों को संरक्षित किया जाता है। ध्यान सुनिएगा कि IUCN के अनुसार
पवित्र उपवन प्रकृति की आराधना का एक रूप है। इनके अंतर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक महत्व, वनीय और वनस्पतियों को संरक्षित किया जाता है। अगर आप पवित्र उपवन की बात करें तो बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे जीव जंतु में और समुदाय हैं जिनको, जो जीव जंतु हैं उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। जैसे वाल्मीकि समाज है आपका, ठीक। और उसके बाद फिर ये देखिए कि आपको पता होगा चिपको आंदोलन हुआ है, तो कुछ लोग उसको अपनी धार्मिक आस्था मानते हैं, जो है यहाँ पर उत्तराखंड में। तो मतलब कहने का कुछ ऐसे ही है, लेकिन अभी एग्जैक्टली कहाँ पर क्या कैसे कैसे होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अगर हम पवित्र उपवन की बात करें तो भारत के उत्तर पूर्व हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और तटीय क्षेत्रीय केंद्र पठार और पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं। पवित्र उपवन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। परंपरागत पवित्र उपवन ग्रामीण आस्था पर आधारित, मंदिर उपवन मंदिरों के चारों ओर संरक्षित उपवन की बात हमने की है। यहाँ पर पवित्र उपवन का जो महत्व होता है उसकी बात करें तो परंपरागत उपयोग क्या हो सकता है इसका औषधीय और आयुर्वेदिक उत्पादों के भंडार में इसका उपयोग होता है। फलों, शहद, गोंद आदि के स्रोतों में इसका उपयोग होता है। मृदा संरक्षण को रोकते हैं ये। तालाबों, नदियों के जल संभार तथा पुनर्भरण में सहायता करते हैं ये। शिकार एवं पेड़ों की कटाई वर्जित होने से अधिक सुरक्षित होते हैं। विभिन्न जीवों को सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं। आधुनिक उपयोग की बात करें तो ये समृद्ध जीन पूल के रूप में काम करते हैं, जिनमें दुर्लभ, संकटग्रस्त और लुप्तप्राय प्रजातियां रहती हैं। पवित्र उपवन शहरों की वायु शुद्ध कर ये फेफड़ों के रूप में कार्य करते हैं। जब पवित्र उपवन होगा, बात सीधी सी है कि जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सपोज दैट, मान लीजिए हमने कहा कि हमने एक पेड़ लगाया, ठीक, हमने एक पेड़ लगाया और उनको अपनी आस्था से जोड़ दिया। यहाँ पर भी एक पेड़ लगाया, उनको अपनी आस्था से जोड़ दिया। यहाँ पे भी एक पेड़ लगाया, उनको हमने आस्था से जोड़ दिया। उनको भी एक पेड़ लगाया, उसको अपनी आस्था से जोड़ दिया। जब ये आस्था से इतने सारे पेड़ जुड़ गए आपके, तो इनको कोई काटने देगा? काटेगा है नहीं। और पेड़ लगाएंगे तो परिस्थितिकी ज़्यादा अच्छी होगी, और जब परिस्थितिकी ज़्यादा अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रदूषण कम होगा। प्रदूषण कम होगा तो वही ये बता रहे हैं कि ये फेफड़ों के रूप से कैसे काम करेंगे। शहरों की हवाएं शुद्ध होंगी, जैसे अमेज़न के जंगलों को पृथ्वी का हृदय कहा जाता है, वही चीज़ ये भी काम करेंगे गांव-गांव और शहर-शहर में। पवित्र उपवन का ये महत्व है। जैसे मैं कहानी सुनाता हूँ, सुनिए। मेरे यहाँ एक कहावत है, जैसे कि मेरे मतलब मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि जैसे उस साइड में, मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यूपी में जहाँ मेरा गांव है वहाँ पे ये कहावत है कि जो पीपल का पेड़ है ना, उसको आप काट नहीं सकते। पीपल के पेड़ को काट नहीं सकते हो, वरना शाप लगता है और आप बीमार हो सकते हो या अकाल मृत्यु हो सकती है। तो गलती से दूसरे गांव के किसी बंदे ने एक पीपल का पेड़ काटा होगा, उसके गांव के बगल में, हमारे यहाँ नहीं। तो कुछ समय बाद हुआ ये कि उसकी एक आंख खराब हो गई। मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन वैसे मैंने बताया कि बीमारी भी हो सकती है, तो मृत्यु ना होकर के आंख खराब हो गई। एक आंख पूरी तरह से उसकी रोशनी चली गई। एक आंख से ही अब वो देखते हैं। और सिर्फ ये किस लिए हुआ कि पीपल के पेड़ के ऊपर ही क्या होता है, मतलब धार्मिक भावनाओं की अगर हम बात करें तो पीपल के पेड़ के ऊपर हमारे यहाँ जो होते हैं ना, शिवलिंग टाइप के, भगवान की मूर्ति रख के हम लोग उसकी पूजा करते हैं। तो पीपल के पेड़ को भी बहुत पवित्र माना जाता है हम लोग के साइड में भी। तो हिम्मत नहीं है कोई काट दे, हम लोग उस पे जल भी चढ़ाते हैं। तो अब रहा होगा, इसको किसी ने बताया नहीं होगा, उसने काट दिया होगा और उसकी एक आँख खराब हो गई। तो इसीलिए ये हमारी आस्था है। हमारे लिए पवित्र उपवन अगर बात करें तो वो पीपल का पेड़ है।
क्योंकि बचपन से जब से बड़े हुए हैं तब से मम्मी पापा हो या फिर चारों तरफ के कोई व्यक्ति हो उसी पे जल चढ़ाते हुए हैं, और वहाँ से शिवलिंग को दूसरी जगह स्थापित किया तो वहाँ चढ़ाएं, लेकिन वो पेड़ वैसे का वैसे ही रहा, किसी ने काटा नहीं, क्योंकि जब वैसे धारणाएं बनी हुई हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं कि ये अंधविश्वास है, ये है, फला ढिमका है। देखिए, हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी है। बहुत सारी चीज़ें मैं मानता हूँ कि बहुत लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत जो है उनको सजोने की ज़रूरत है, ना कि बिगाड़ने की। और ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, फिर कभी इस पर डिस्कशन होगा। तो आइए देखते हैं। ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का भी काम करते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए। भारत के कुछ प्रमुख जो हैं वो उपवन, पवित्र उपवन की बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यूपी पीसीएस के लिए। डिफिनेशन तो मैंने बता दी। एक बात याद रखिए, मैंने बताया है कि जहाँ पर इंपॉर्टेंट की बात आएगी मैं ऐसे लाइन खींच के बता दूंगा आपको कि कहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं और कहाँ पर नहीं। जहाँ पर नहीं चल रही होंगी वो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे, मतलब वो फिर यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट सभी है। मतलब कहने का अब यूपी पीसीएस में ये इंपॉर्टेंट है, 100% आता ही है, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, इनको रट डालना है। तो पहला है पवित्र उपवन आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सरना उपवन बिहार और झारखंड में है। याद रखिए, सरना उपवन बिहार और झारखंड में है, क्योंकि बिहार का ही पार्ट झारखंड था जो कि अलग हुआ है। गुम्पा, क्या? गुम्पा वन अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा? गुम्पा वन अरुणाचल प्रदेश में है। ये पवित्र उपवन है। इनके नाम यूपी पीसीएस मैचिंग में दे देगी आपको करवाने के लिए, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए याद रखो। सरना कहाँ है? बिहार और यूपी में। उसके बाद गुम्पा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। देवराय देवगुडत्री पवित्र वन महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन पूछ लिया है यूपी पीसीएस में। स्टेट एग्जाम के, यूपी के हर एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आते हैं, आते रहेंगे। अब ध्यान देने के आपकी बारी है। देवराय देवगुडत्री पवित्र उपवन महाराष्ट्र में है, और इसी से मिलता जुलता देवरा पवित्र उपवन कर्नाटक में है, जस्ट महाराष्ट्र के बगल में। तो ध्यान सुनिए, देवराय देवगुडत्री पवित्र उपवन महाराष्ट्र में है, देवरा पवित्र उपवन कर्नाटक में है। काउस, क्या नाम है? काउस साराकाबू पवित्र उपवन केरल में है। काउस साराकाबू पवित्र उपवन केरल में है। शिफिन पवित्र उपवन हिमाचल प्रदेश में है। जोहरा ठाकुरामा पवित्र उपवन उड़ीसा में है। कोविल काडू पवित्र उपवन पुडुचेरी में है। ओरेंस वेनिस, क्या है? ओरेंस वेनिस सामलत देह केनक्रिस पवित्र उपवन राजस्थान में है। स्वामी सोला कायल काडू पवित्र उपवन तमिलनाडु में है। नाम थोड़े कठिन हैं, लेकिन याद आप कर सकते हो। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए कि पवित्र उपवन आंध्र प्रदेश में बोला ही जाता है पवित्र उपवन। सरना उपवन बिहार झारखंड में बोला जाता है। उसके बाद गुम्पा अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। देवराया, क्या है? देवराय देवगुडत्री पवित्र उपवन ये बोला जाता है महाराष्ट्र में। देवरा ये बोला जाता है कर्नाटक में। काउस साराकाबू ये बोला जाता है केरल में। शिफिनप हिमाचल प्रदेश में। जोहरा ठाकुरामा ये बोला जाता है उड़ीसा में। कोविल काडू पुडुचेरी
पुडुचेरी में, ओरंस वेनिस शामलत देह क्रेन क्रिस ये राजस्थान में, स्वामी सोला कायल काडू ये तमिलनाडु में। शब्द पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस आपको आपके क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे और ये आपका कर्तव्य है, इसको याद करिए अगर एग्जाम को निकालना है तो। कुछ नहीं, याद करने का सिंपल तरीका, 4 बार लिखिए, लिख करके छोड़ दीजिए, अपने आगे टेबल के आगे कहीं पर लगा दीजिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा 4 दिन में। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आनी ही आनी है, ठीक है। सरना, गुम्पा, देवरा, देवराय, देवरा, काउस, सारा काबू, सिफिन पवित्र, जोहरा, थाकुरामा, कोविल काडू, ओरस वेनिस शामलत देह क्रेनिस क्रिस, स्वामी शोला कायल काडू ये नाम हैं आपके, ठीक। अब हम बाह्य स्थानीय संरक्षण की बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हमने स्वस्थानीय संरक्षण के विषय में सब कुछ जान लिया। ये 20th लेक्चर था हमारा जो कि कंप्लीट हुआ है, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाह्य स्थानीय स्वास्थ्य संरक्षण को देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।